हेलो हेलो, दिस इज व्लॉग 21। बुक का नाम है ईगो इज द एनिमी। 3 2 1 रेडी, चलो पढ़ते हैं। हाउ डू यू प्रिवेंट डीरेलमेंट? तो ये जो डीरेलमेंट है कि हमारी गाड़ी पटरी से उतरना नहीं चाहिए, हम लोग फेम के पीछे, कुछ बनने के पीछे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के पीछे और वो प्रमोशन के पीछे नहीं भाग के एक्चुअल काम करने के वाले रास्ते पे हम लोग जाए। ये वाले रास्ते पे जहाँ पे ज़्यादा नाम नहीं है लेकिन हम काम कर सकते हैं, हमारे ऐसे लोग के लिए जो जिसके लिए हमको कुछ करना है, हमारे कंट्री के लिए, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हमारे खुद के लिए, वो चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। तो ये डीरोलमेंट होने से जो ईगो हमको बार बार पुश करता है कि ये वाले रास्ते पे जाओ, कौन सा रास्ता जहाँ पे आपको नाम मिलेगा, जहाँ पे आपको प्रमोशन मिलेगा, बार बार वो हमको हमारी गाड़ी को पटरी से उतारने के लिए ईगो बीच में आता है। तो ये कैसे रोकेंगे? वेल, ऑफ्टन वी फॉल इन लव विथ एन इमेज ऑफ व्हाट सक्सेस लुक्स लाइक। तो अक्सर हमारे साथ मोस्टली ऐसा होता है कि हम लोग सक्सेस का एक इमेज अपने दिमाग में बना लेते हैं और वो इमेज को ही हम लोग ऐसा सोचते रहते हैं कि यही सक्सेस है और जब मैं ये लेवल पे पहुंच जाऊंगा तो सक्सेसफुल हो जाऊंगा। बट इन बॉयज वर्ल्ड, the number of stars on your shoulder or the nature of your appointment or its location could easily be confused as a proxy for real accomplishment। लेकिन जॉन बॉयड के दुनिया में जहाँ पे वो अपने बच्चे लोग को, अपने यंग ऑफिसर लोग को सिखाते थे, उधर पे उनका कहना था कि जितना स्टार्स तुम्हारे शोल्डर पे आएगा, क्योंकि वो एयरफोर्स के ऑफिसर लोग थे ना, जितना स्टार्स तुम्हारे यूनिफॉर्म पे आते जाएगा उतना ज़्यादा आप रियल अकम्पलिशमेंट से दूर होते जाओगे और आप प्रॉक्सी अकम्पलिशमेंट की तरफ जाते रहोगे। रियल अकम्पलिशमेंट किधर है? काम होना चाहिए। और प्रॉक्सी अकम्पलिशमेंट किधर है? प्रमोशन होना चाहिए, नए लोकेशन पे जाना चाहिए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे काम मिलना चाहिए, ऐसा। फॉर अदर पीपल इट्स देयर जॉब टाइटल, द बिजनेस स्कूल दे वेंट टू, द नंबर ऑफ असिस्टेंट्स दे हैव, द लोकेशन ऑफ देयर पार्किंग स्पेस, द ग्रांट्स दे अर्न, देयर एक्सेस टू द सीईओ, the size of their paycheck or the number of fans they have। दूसरे लोगों के लिए जो जॉन बॉयड की तरह नहीं सोचते, वो लोग के लिए सक्सेस का मतलब क्या है? उनका जॉब टाइटल कितना बड़ा है, वो कौन से बिजनेस स्कूल में गए, कहाँ से पढ़ाई किया, उनके कितने असिस्टेंट्स है, वो अकम्पलिशमेंट है। उनके पार्किंग स्पेस कितनी बड़ी है, मतलब कितनी कार्स उनके पास है। द ग्रांट्स दे अर्न, वो लोगों को कितने सारे ग्रांट्स मिले, कितना पैसा मिला, कितना फंड्स मिला, कितना स्कॉलरशिप मिला। उनका सीईओ को लेके एक्सेस, मतलब वो डायरेक्ट सीईओ से अगर बात कर सकते हैं, मतलब देखो देखो अकम्पलिश है। द साइज ऑफ देयर पेचेक, उनको कितना सैलरी मिलता है, उससे वो लोग डिफाइन करते हैं कि अकम्पलिशमेंट मिला है कि नहीं। या फिर उनके कितने फैंस है, उससे वो लोग फिक्स करते हैं कि हमारे कितना अकम्पलिशमेंट हुआ या कितना नहीं। तो काम से वो लोग को मतलब उतना नहीं रहता है। लेकिन जॉन बॉयड के दुनिया में वो क्या बोलते हैं? हमारा काम ज्यादा होना चाहिए और नाम कम होगा तो भी एक बार चल जाएगा। अपीयरेंसेस आर डिसीविंग। तो अपीयरेंसेस जो होती है वो धोखा देती है। जो शो ऑफ होता है, जो बोलते हैं ना पैकेजिंग होता है, वो धोखा देता है हमेशा। हैविंग अथॉरिटी इज नॉट द सेम एज बीइंग एन अथॉरिटी। हाँ, अथॉरिटी दिखना और अथॉरिटी होना दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। जिसके पास अथॉरिटी है उसको दिखाने की जरूरत नहीं है, और जो लोग दिखाते कि मेरे पास अथॉरिटी है, मतलब वो लोग के पास एक्चुअल में कोई अथॉरिटी नहीं है। हैविंग द राइट एंड बीइंग राइट आर नॉट सेम ईदर। आपके पास राइट होना मतलब अधिकार होना, और आप राइट हो, ये दोनों भी सेम है क्या? नहीं। अधिकार बहुत सारे लोगों के पास होता है, लेकिन सब लोग राइट होते हैं क्या? नहीं। Being promoted doesn't necessarily mean that you are doing good work, and it doesn't mean you are worthy of promotion. They call it failing upward in such bureaucracies। हमेशा प्रमोशन मिलने का मतलब ऐसा नहीं है कि आपका काम बहुत अच्छा है और इसका मतलब ये है कि आपको प्रमोशन मिला तो आप प्रमोशन के लायक हो। ब्यूरोक्रेसी में ऐसे टाइप के प्रमोशन को, जिसमें जो लायक नहीं होता उसको प्रमोशन मिल जाता है, उसको बोलते हैं फेलिंग अपवर्ड्स। मतलब क्या? ऊपर की तरफ तो जा रहे हैं लेकिन लाइफ में एक्चुअल लोग क्या हो रहे हैं? फेल हो रहे हैं। पास हो रहे क्या? नहीं। मतलब जिंदगी में कुछ किया नहीं, बस बॉस की तारीफ करके या तो अलग अलग तरीके सोच के कैसे ना कैसे वो लोगों को प्रमोशन मिलते जा रहा है। तो एक्चुअल वर्क किया क्या? नहीं। इसको कॉर्पोरेट लोग के और ब्यूरोक्रेसी की भाषा में क्या भाषा में बोलते हैं? फेलिंग अपवर्ड। क्या बोलते हैं? फेलिंग अपवर्ड्स। तो ऊपर तो जा रहे हैं लेकिन उसका कुछ मतलब नहीं है। सो हु आर यू विथ? विच साइड यू विल चूज? दिस इज द रोल कॉल दैट लाइफ पुट्स बिफोर अस। तो हमेशा बीच बीच में लाइफ हमारे सामने ये रोल कॉल रखती है कि दो रास्ते हैं आपके पास। पहला रास्ता जहाँ पे फेम है, जहाँ पे रिकॉग्निशन है, जहाँ पे बड़ा बड़ा पेचेक है, वहां जाओगे।
या दूसरा रास्ता जहाँ पे एक्चुअल काम करने को मिलेगा, जहाँ पे एक्चुअल एक्सपीरियंस मिलेगा, जहाँ पे एक्चुअल इन्फ्लुएंस आप दूसरे के ऊपर डाल सकते हो, तो कौन से वाले रास्ते पे जाओगे? बॉयड हैड अनदर एक्सरसाइज, तो बॉयड का एक्सरसाइज एक था visiting or speaking to groups of Air Force officers. He would write on the chalkboard in big letters the words duty, honor, country. Then he would cross these words out and replace them with three others: pride, power, greed. His point was that many of the systems had structures in the military. His point was that many of the systems and structures in the military, the ones that soldiers navigate in order to get ahead, can corrupt the very values they set out to serve. बरोबर। तो बॉयड का ये चीज समझाने का, अपने स्टूडेंट्स लोग को समझाने का कि आप लोग ये रास्ते पे मत जाओ, ये रास्ते पे जाओ, ये प्रमोशन के पीछे मत भागो, एक्चुअल काम करने के पीछे भागो, आप बड़े पोस्ट के पीछे मत भागो, जो पोस्ट आपको मिला उसको अच्छे से करने के लिए पीछे भागो, आप बड़े बड़े बोलते हैं ना असाइनमेंट्स के पीछे और अपना रैंक बढ़ाने के पीछे मत भागो, आप एक्चुअल काम करने के पीछे भागो। इसके लिए वो सिखाने के लिए एक एक्सरसाइज उनके पास था। कौन सा एक्सरसाइज था? वो क्या करते थे, अलग अलग एयरफोर्स के अलग अलग ग्रुप्स के पास जाके मिलते थे और उनसे बातचीत करते थे, और वहां पे बातचीत करने से पहले वो चौक बोर्ड पे बड़े बड़े लेटर्स से लिखते थे। सबसे पहले 3 वर्ड लिखते थे, ड्यूटी, ऑनर, कंट्री। पहला वर्ड कौन सा? ड्यूटी। दूसरा वर्ड कौन सा? ऑनर। तीसरा वर्ड कौन सा? कंट्री। और बाद में उसके ऊपर तीनों वर्ड के ऊपर, ड्यूटी के ऊपर भी क्रॉस और ऑनर के ऊपर भी क्रॉस और कंट्री के ऊपर भी क्रॉस करते थे, और उसके जगह पे लिखते थे प्राइड, पावर और ग्रीड। मतलब क्या वो समझाना क्या चाहते थे कि मिलिट्री में इतने सिस्टम और स्ट्रक्चर्स बने हैं कि एक्चुअल में सोल्जर्स जैसे जैसे अपने जर्नी में, एयरफोर्स के जर्नी में या मिलिट्री के जर्नी में आगे बढ़ते हैं, वो लोग शुरुआत में तो 3 वैल्यूज लेके चलते हैं, पहला ड्यूटी, दूसरा ऑनर और तीसरा कंट्री। लेकिन टाइम के साथ साथ में जैसे जैसे लोगों को प्रमोशन मिलते जाता है, भारी भारी प्रोजेक्ट्स मिलते जाते हैं, उनके यूनिफॉर्म के ऊपर स्टार्स लगते जाते हैं, वैसे वैसे ये तीनों वैल्यूज, ड्यूटी, ऑनर और कंट्री, ये तीनों वैल्यूज को रिप्लेस करने के लिए 3 और नया वैल्यूज आ जाता है, जो है प्राइड, पावर और ग्रीड। तो जो सोल्जर ड्यूटी के पीछे पहले भागता था वो बाद में प्राइड के पीछे भागने लगता है, जो सोल्जर पहले ऑनर के पीछे भागता था अब वो पावर के पीछे भागता है, और जो सोल्जर कंट्री के लिए काम करता था अब वो अपने खुद के ग्रीड के लिए, अपने खुद के लालच के लिए काम करता है। तो बहुत इजी है कि हम लोग का ये वैल्यू सिस्टम चेंज हो जाए। There is a quote from the historian Will Durant that a nation is born stoic and dies Epicurean. That's the sad truth Boyd was illustrating. How positive virtues turn sour. तो एक हिस्टोरियन है जिनका नाम है विल ड्यूरेंट, वो भी बताते हैं कि बहुत सारे कंट्रीज जब बनते हैं, मतलब देश बनता है, तब वो स्टोइक बनता है। स्टोइक मतलब स्ट्रांग रहेंगे, रेजिलिएंट रहते हैं, सच्चाई का साथ देने वाले, और ऐसे फ्रीडम फाइटर्स एक्सक्यूज मी, ऐसे फ्रीडम फाइटर लोग, ऐसे लोगों के दम पे वो देश बनता है। जब भी देश बनता है, कोई नया देश बनता है, तो वो स्टोइसिज्म पे बनता है, और जैसे जैसे वो देश की जर्नी आगे बढ़ती है वो एपिक्यूरियन बन जाता है। एपिक्यूरियन मतलब क्या? शो ऑफ और एपिकल, अपने आप को बड़ा दिखाने के चक्कर में बन जाता है। सेम चीज जॉन बॉयड अपने ये एक्सरसाइज से दिखाते थे। जब वो बोर्ड पे लिखते थे ड्यूटी, ऑनर, कंट्री, फिर तीनों को कैंसिल आउट करके उधर पे उसके जगह पे लिखते थे प्राइड, पावर, ग्रीड, कि किस तरह से पॉजिटिव वर्च्यूज सार बन जाते हैं। मतलब क्या, हम लोग करने आते तो है, एंट्री करते हैं हम लोग अच्छा काम करने के लिए, लेकिन कब हम लोग वो उसमें बुरा काम करना शुरू कर देते हैं और ईगो के चपेटे में आ जाते हैं, ईगो हमको अपने वश में कर लेता है, वो हमको पता भी नहीं चलता है। सेम चीज देश के साथ में होता है, सेम चीज मिलिट्री ऑफिसर के साथ में होता है, और सेम चीज हम सबके साथ में होता है। इसमें हम लोग कोई एग्जेम्प्ट नहीं है। How many times have we seen this played out in our own short lives, in sports, in relationships or projects or people that we deeply care about? This is what ego does. It crosses out what matters and replaces it with what doesn't. तो हमारे जिंदगी में भी जैसे हमने एग्जाम्पल देखा, आपको भी समझा रहेगा, आपके आसपास भी एग्जाम्पल आपने देखा रहेगा कि ऐसा होते रहता है। तो स्पोर्ट्स में ऐसा देखने को मिलता है, रिलेशनशिप्स में ऐसा देखने को मिलता है कि शुरुआत में एक प्लेयर स्पोर्ट्स खेलने के लिए आया तो बहुत डेलिब्रेट था, बहुत मेहनत करता था, लेकिन जैसे जैसे उसको पावर और फेम मिलते गया वो पूरा करप्ट होते गया। रिलेशनशिप में भी देखने को मिलता है कि रिलेशनशिप शुरू होने के टाइम पे सब लोग, दोनों भी बहुत ज्यादा इन्वेस्टेड रहते हैं। हाँ, दोनों भी दोस्त लोग बोलेंगे हाँ हम लोग दोस्त लोग करेंगे, लेकिन टाइम टू टाइम होने के बाद, जैसे 12वीं खत्म होता है, 15वीं खत्म होता है, कॉलेज खत्म होता है, तो जितनी दोस्ती रहती है उसमें से बहुत कम दोस्ती टिकती है, बहुत कम रिलेशनशिप्स टिकते हैं।
प्रोजेक्ट्स का भी सेम होता है। जब हम लोग प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो शुरू करते हैं प्रोजेक्ट कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया करने के लिए, लेकिन बाद में उसमें पैसा, पावर, ये सब कुछ आ जाता है और इस वजह से वो प्रोजेक्ट जिसके लिए शुरू किया था वो जो मैटर करता है वो रिप्लेस हो जाता है ऐसी चीज़ों से जो ज़्यादा मैटर नहीं करते। और यही चीज़ हमने देखा है किसमें, लोगों में भी, कि हम लोग जिन लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा केयर करते हैं उनके साथ भी ऐसे ही होता है। शुरुआत में वो लोग बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जैसे उनको पता चलता है कि हम लोग उनकी केयर करते हैं वैसे ही वो कंप्लेसेंट हो जाते हैं और फिर ऐसा लगता है कि वो पहले जैसे नहीं रहे। जो चीज़ मैटर करता है उस पर फोकस करना छोड़ के जो नहीं मैटर करता है उसके ऊपर फोकस करना चालू कर देते हैं। तो एक्चुअल में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उस पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ईगो बीच में आता है और हमको विद टाइम, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है, जैसे जैसे हमारा प्रोजेक्ट आगे बढ़ता है, जैसे जैसे हमारा रिलेशनशिप आगे बढ़ता है, ईगो बीच में आता है और ऐसी चीज़ पे फोकस करने पे हमको मजबूर करता है जो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इट चलो बाकी का पढ़ेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।